वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर हमारे आपका नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं 12th क्लास का। और मैं जीके माहौर आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सभी क्लासेस की वीडियो मिल जाती है, जिसमें आपको फ्री में हम प्रोवाइड कराते हैं मटेरियल जो भी हम यहाँ पर कराते हैं सारे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें। जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी आपके स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको सभी की जो नोटिफिकेशन है हैंड टू हैंड मिल सकता है और सभी का जो मटेरियल है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं आप, या फिर आपको हमारे गणित शास्त्र के नाम से टेलीग्राम चैनल है और हमारा व्हाट्सएप चैनल है, दोनों से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारी सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम आपको केवल जो आपके अब तक मैट्रिक्स में जितने तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, आपके जितने भी एक्सरसाइज इसमें दे रखे हैं 12th क्लास में, उनसे रिलेटेड जो भी पोर्शन है वो सारा आज मैं आपको समझा दूंगा। तो आपकी एक्सरसाइज 3.1 है और उसी के हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज। एक्सरसाइज 3.1 आव्यूह। और ये आपका जो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आव्यूह होता क्या है, बाय द वे मैट्रिक्स होती क्या है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, आपको मैट्रिक्स फॉर्मेट रो एंड कॉलम, पंक्तियां और स्तंभ कैसे दर्शाते हैं। सबसे पहले आपको जरूरत यह है कि किसी भी आपको अगर मैट्रिक्स की बात करें तो आपको रो और कॉलम्स की जरूरत होती है, ठीक। तो ये अगर कोई लाइन आपकी इस तरीके से है तो इनको तो आप रो बोलेंगे, ठीक। अगर आपकी मैट्रिक्स में कोई लाइन इस तरीके से आपको इसको काउंट करते हैं लाइंस को, तो इनको आप कॉलम्स बोलेंगे, ठीक। जिसे हम कह देते हैं इसको हिंदी में पंक्तियां, और इनको बोल देते हैं हिंदी में स्तंभ, ठीक। तो आपको डेफिनेशन क्या होती है, ए मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज द रेक्टेंगुलर एरे। तो रेक्टेंगुलर मतलब ये आपकी जो आयताकार एक आकृति दे रखी है, ऑफ द एलिमेंट्स अरेंज इन द रो एंड कॉलम। तो मैट्रिक्स को संख्या की आयताकार व्यवस्था के रूप में दर्शाया जाता है, जो कि पंक्ति और स्तंभ में व्यवस्थित किया जाता है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दे रखा है। तो आपको यहाँ पर 3x3 दे रखा है। इसका मतलब ये है कि आपके इसमें 3 तो रो है आपके पास, ठीक, और 3 ही आपके पास कॉलम दे रखते हैं। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 3x3 की हो जाएगी, क्योंकि इसमें पहले 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। लिखते समय एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले हम रो लिखते हैं और उसके बाद हम कॉलम्स लिखते हैं। तो यहां पर आपके रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो 3x3 की मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी, जिसको हम बोल देते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस तरह के क्वेश्चन आपके एक एक नंबर में पूछे जाते हैं कि आपके जो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपको क्या दे रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स बाय द वे होती क्या है, ए मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरेंज ऑफ द नंबर ऑफ फंक्शन इन नंबर एंड रो। आपकी ये और खासियत है कि इसमें क्या होता है, कोई ये जरूर नहीं कि आपकी केवल 3x3 की मैट्रिक्स निश्चित होती है या 4x4 की मैट्रिक्स निश्चित होती है। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आपकी मैट्रिक्स में कितनी भी रो हो सकती है, कितनी भी कॉलम हो सकती हैं। तो यहां पर आपको रो को और कॉलम को m और n के फॉर्म में बताया गया है। यहां पर ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। जो रो है उनको m की फॉर्म में बिलोंग कर सकते हैं, जो आपके कॉलम्स हैं उनको हम n की फॉर्म के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स A बराबर aij और मल्टीप्लाई में m मल्टीप्लाई में n। आपको एक नई चीज मिली बेस में लिखी हुई कि a की वैल्यू और j की वैल्यू, सॉरी i की वैल्यू और j की वैल्यू। तो ये भी बता देते ये क्या चीज होती है। जैसे मान लीजिए आपको मैट्रिक्स दे रखी है A11 A12 A13 A21 A22 A23 के बराबर,
A31 और A32 और A33 के बराबर, ये आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो इसमें आपको क्या देखा, देखिए आपको नोटिस करने वाली बात ये है कि यहां पर मैंने सब जगह 1 लिखा है और इसकी स्टार्टिंग डिजिट सेकंड लाइन की सबसे पहले 2 है और इसकी जो स्टार्टिंग डिजिट है वो आपकी ये है कौन सी, 3 है। तो कहने मतलब क्या है, ये आपकी रो हो गई, क्योंकि इस तरीके से मैंने आपको रो बताई थी, और ये आपके हो गए कॉलम्स हो गए। तो आपको ये देखेंगे ये सारे जो एलिमेंट है किस रो में अवेलेबल है, ये सब आपके रो 1 में अवेलेबल है। तो इसीलिए यहां पर भी मैंने 1 लिखा है, इस पे भी 1 लिखा है, यहां पर भी 1 लिखा है। नेक्स्ट में ये आपके रो 2 के एलिमेंट्स है सारे, तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। ये आपके रो 3 के एलिमेंट्स हैं, तो यहां पर भी आपके वैल्यू 3 हो गई, ये भी आपकी वैल्यू 3 हो गई, ये भी आपकी वैल्यू 3 के बराबर हो गई। तो रो आपके जो 1, 2 और 3 हो गई। इसी तरीके से यहां पर कॉलम 1 हो गया आपका, ये आपका कॉलम 2 हो गया, ये आपका कॉलम 3 हो गया, जिसमें 1, 1 और 1, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 2, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 3 और कॉलम 3 के बराबर। तो कहने वाला क्या है कि आपके पास जो पद होते हैं, आपको अगर मान लीजिए सीधा सीधा ये पूछता है A22 का पद कौन सा होगा, तो इसका मतलब ये दूसरी रो में दूसरे कॉलम में ये आपका एलिमेंट होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर एलिमेंट दे रखा है इंडिकेट करने के लिए, ये वाला एलिमेंट। ठीक, ये हमेशा R को डिनोटेड करेगा, रो को, ये हमेशा कॉलम को। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए आपको 3 और 1 दे रखा है, तो तीसरी रो में पहला एलिमेंट, पहला कॉलम, तो तीसरी रो में जो पहला कॉलम है वो आपका 3 और 1 ये वाला आपका एलिमेंट हो जाएगा। इस तरीके से आप इनको इजीली तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बताया गया कि m जो नंबर है वो रो की पंक्तियों को बिलोंग करते हैं और n जो नंबर है वो आपके स्तंभ को बिलोंग करते हैं, जिसमें i और j आपको कौन से नंबर की रो है और कौन से नंबर का कॉलम है, मतलब i भी पंक्ति और j भी स्तंभ के रूप में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है। तो ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आप बहुत सिंपल से आप इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये बेसिक चीजें इसकी, और जब तक आप इनको नहीं समझेंगे कितनी रो है कितने कॉलम है, तब तक आप इनको इजीली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब चलिए इसमें कुछ टाइप्स भी होते हैं इन मैट्रिक्स के, तो टाइप्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या आपका टाइप है रो मैट्रिक्स, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओनली 1 रो, केवल एक पंक्ति होती है, जहां पर आपके सारे एलिमेंट पंक्ति के रूप में व्यवस्थित हो। मीन्स इफ यू हैव एवरी एलिमेंट इन द रो फॉर्म्स दैट इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। जैसा कि आपको दे रखा 3, 1 और 3 -1 और 7, जहां पर आप देखेंगे कि रो की संख्या कितनी है आपकी, केवल 1। और डेफिनेशन में कह रहा था जहां पर आपकी रो की संख्या 1 हो वो आपकी कौन सी मैट्रिक्स हो जाती है, कॉलम मैट्रिक्स। और ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर ये आपकी इस तरीके से केवल 3 ही पद हो, जैसे 3 -1 -7 -5 -6 कितने भी पद हो सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन यही है कि आपके जितने पद होंगे हमेशा सिंगल रो के अंदर ही सारे एलिमेंट आपको ऐड करने होंगे। नेक्स्ट में कॉलम मैट्रिक्स, जहां पर आपके पास कॉलम की संख्या केवल 1 दे रखती हो, जहां पर कॉलम 1 हो वो आपको होती है कॉलम मैट्रिक्स। एक मिनट रुकिए, तो वो आपकी हो जाती है यहां पर कॉलम मैट्रिक्स। तो आपके पास जो इस बार एलिमेंट है 5 0 -2 के बराबर, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स। अगर आगे भी टर्म ऐड होंगे तो यहां पर ही ऐड होते चले जाएंगे, तो ये आपकी कंप्लीट क्या हो जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स के बराबर आपकी कंडीशन हो जाएगी। अब एक चीज और बताते हैं, देखिए अगर आपसे ये पूछे इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इस मैट्रिक्स में आप देखेंगे रो कितनी है, 1, और कॉलम कितने हैं, ये C1, ये C2, ये C3, क्योंकि रो 1 तो ये है, कॉलम 3 है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम लिखते हैं, तो रो की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 3 के बराबर। ठीक, और इसकी अगर हम इसका ऑर्डर निकालें तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, इसमें कॉलम कितने, कॉलम तो 1 है और रो कितनी है, R1 R2 और R3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 1। तो दोनों में डिफरेंस है, देखिए यहां पर तो 1 × 3 है, यहां पर 3 × 1 के बराबर है। तो यही बेसिक अंतर है इसमें रो में और कॉलम में आपका। नेक्स्ट में
नंबर 3 होता है इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम नंबर ऑफ रो और सेम नंबर ऑफ कॉलम। पंक्ति और स्तंभ दोनों की जो संख्या वो आपकी समान होनी चाहिए। अगर आपकी रो की संख्या आपके पास 2 है तो कॉलम भी आपके उस मैट्रिक्स में 2 ही होने चाहिए। अगर रो आपके पास उस मैट्रिक्स में 3 है तो कॉलम भी आपके पास कितने होने चाहिए? 3 ही होने चाहिए। तो मीन्स ये हो गया रो और कॉलम की संख्या आपके पास बराबर ही होनी चाहिए। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इसको, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। जब भी आपके पास दोनों चीजें सेम होती है, 3x3 हो सकती है, 4x4 हो सकती है, 5x5 हो सकती है, ये हमेशा आपके कैसे होंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर जिनको हम बोल देते हैं आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स को वर्ग आव्यूह बोल देते हैं हिंदी में, वर्ग आव्यूह। ठीक है, इसको रो मैट्रिक्स को बोल देते हैं आप पंक्ति आव्यूह, इसको बोल देते हैं आप स्तंभ आव्यूह हिंदी वालों के लिए। लेकिन ज्यादातर नाम इसके इंग्लिश में याद होते हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश ही केवल लिखे थे। ठीक है, ये आपका स्तंभ आव्यूह। नंबर 4 डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि ओनली डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो, मतलब केवल आपके पास जो डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, आपके विकर्ण वाले जो टर्म है वो जीरो नहीं होनी चाहिए बस। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं आपको मैट्रिक्स में वो सारे आपके जीरो के बराबर हो जाने चाहिए। तो उस कंडीशन में आपका कौन सा मैट्रिक्स हो जाता है? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, जिसमें आपके सारे एलिमेंट जो विकर्ण के रूप में आपके जीरो नहीं होंगे, नॉन जीरो एलिमेंट होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोल देते हैं। नेक्स्ट, और हिंदी में इसको बोलते हैं विकर्ण आव्यूह, हिंदी भी लिख देते हैं इसको, और हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं विकर्ण आव्यूह। ठीक है, ये आपका विकर्ण आव्यूह हो जाएगा। अब नेक्स्ट में, अब स्केलर मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं समान आव्यूह, समान आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? एक डायगोनल मैट्रिक्स विद द इक्वल डायगोनल एलिमेंट। जिस कंडीशन में, मतलब जिस भी मैट्रिक्स में आपके एलिमेंट तो नॉन जीरो हो डायगोनल वाले, लेकिन सारे पद सेम होने चाहिए, लेकिन वन को छोड़कर, क्योंकि वन जो हो जाता है आपका नेक्स्ट कैटेगरी में अगर देखा जाए तो वन आपका स्केलर मैट्रिक्स भी होगा, और नेक्स्ट में जो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस तरीके दे दिया आपको 2 2 2 0 0 0 0 0 एंड 0, तो ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसके जो विकर्ण आव्यूह सगले पद सेम दे रखे हैं। लेकिन जिस कंडीशन में आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं इकाई आव्यूह। ठीक है, जिसमें केवल विकर्ण वाले जो एलिमेंट है वो आपके पास 1 होने चाहिए और अन्य सभी पद आपके पास कैसे होने चाहिए? 0 होने चाहिए, उसको बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। तो जैसे ये कंडीशन आपको दे रखी है, ये आपके हो गया विकर्ण आव्यूह। 7, ये हो गया आपका मैट्रिक्स आव्यूह, जिसमें आपको बोल सकते हैं कि ऑल एलिमेंट आर नॉन जीरो, और सभी तत्व आपके 0 होते हैं, जिसमें आपको 0 0 0 और 0, ये आपका हो जाता है जीरो मैट्रिक्स के बराबर, और हिंदी में इसको बोलते हैं शून्य आव्यूह। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। अब ये आपकी हो गई, इसको समान विकर्ण आव्यूह लिख लीजिए, यानी समान विकर्ण आव्यूह बोलते हैं इसको। ठीक, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखिए, अब आपके पास हो गई मैट्रिक्स के कुछ अलग से, ये तो पहले के अंदर के सेकंड पार्ट के अंदर थी। अब हम आपको पढ़ते हैं नेक्स्ट में क्या इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स कैसी होती है, मैट्रिक्स के टाइप में कि मैट्रिक्स की समानता कैसी होती है। जैसे कि आपको दे रखा है कि 2 मैट्रिक्स आर द इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर और ऑल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर द इक्वल। कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें आपके सारे पद उनका क्रम समान हो और उनसे संबंधित जो सगरे आपके एलिमेंट है वो भी आपके समान हो। जैसे कि आपको एग्जांपल में दिखा रखा है कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों बराबर है, तो ए की कंडीशन बी के बराबर है, तो ये कंडीशन आपकी किसकी हो जाएगी? समांतर आव्यूह के बराबर ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी। मैट्रिक्स की समानता बोलते हैं, इसे समांतर आव्यूह भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट में अब देखिए, इसमें कुछ मैट्रिक्स के आपको क्या होते हैं? एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं। तो ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स की जो सब क्रियाएं होती हैं, जैसे जोड़ना और घटाना, घटाव बोलते हैं जिसे,
ओनली पॉसिबल इफ द मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर और एंड सबट्रैक्शन। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब तक आप 3x3 की मैट्रिक्स को 3x3 के साथ ऐड भी कर सकते हैं और 3x3 की मैट्रिक्स को आप 3x3 की मैट्रिक्स के साथ घटाना भी कर सकते हैं। हमेशा आपके पास जो वैल्यू है सेम ऑर्डर होनी चाहिए, सेम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स आपकी होनी चाहिए, तभी जाके आप माइनस और प्लस आपको कर सकते हैं। तो केवल तभी संभव है जब दोनों मैट्रिक्स समान क्रम में हो और संबंधित तत्वों को जोड़ा या घटाओ कर सकते हैं। जैसे कि आपको ए मैट्रिक्स ये दे रखी है, बी मैट्रिक्स ये, तो इसके साथ पहला पद ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के 5, इसके साथ दूसरा पद ऐड कीजिए 2 प्लस के 6, इसके साथ तीसरे के साथ तीसरा पद तो 3 प्लस के 7 और इसके साथ 4 प्लस के 8 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 6, 8, 10 और 12 के बराबर, जो कि आपकी मैट्रिक्स ए प्लस बी आपको शो करा रखी है। ठीक, नेक्स्ट में अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, आप इनकी गुणा कर सकते हैं। किसी भी एक पद की गुणा जब भी किसी मैट्रिक्स में की जाएगी तो वो उसके प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होती है। तो मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बाय द कांस्टेंट वैल्यू के साथ। तो किसी मैट्रिक्स के प्रत्येक तत्व को एक स्थिर गुणांक से गुणा कर सकते हैं। जैसे 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया माइनस के, 3 की 0 में 0 हो गया, 3 चौक 12 के बराबर। जब भी आपके पास सिंगल लाइन मतलब कोई भी सिंगल एलिमेंट आपको दे रखा है तो उसकी प्रत्येक एलिमेंट में मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब देखिए एक आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सवाल आपका इस तरीके का जरूर पूछा जाता है और कभी कभी ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, मतलब 5 नंबर में आपको ये क्वेश्चन मिल जाए करने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमको मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी होती है। मल्टीप्लाई करने के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड ओनली व्हेन नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ द फर्स्ट और नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ द सेकंड। तो हम क्या करते हैं, हमेशा पहली पंक्ति की गुणा मतलब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हम दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ कर देते हैं, तभी ये मल्टीप्लाई हमारी पॉसिबल हो जाती है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, पहली मैट्रिक्स आपकी दे रखी है 1, हटा देते हैं, मैं आपको मल्टीप्लाई का एक एग्जांपल करके बता देता हूं जिससे आप इजीली इनको समझ पाएंगे। ये मान लीजिए यहाँ पर 1 3 2 4, यहाँ पर आपके लिए 2 0 1 और 2 के बराबर, इसका पहला रो और इसका भी पहला रो के बराबर, सॉरी इसका पहला कॉलम और इसका पहला रो के बराबर। तो आप चाहो तो कॉलम और रो भी लिख सकते हो। तो पहले अगर आप इस रूल को चेंज भी करना चाहो तो बात एक ही थी, वो मैंने आगे पीछे लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको जाए कॉलम मल्टीप्लाई फर्स्ट रो के साथ, तो आपको इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करनी पड़ेगी, मतलब 1 मल्टीप्लाई 2 के बराबर और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी पड़ेगी, तो प्लस में 2 मल्टीप्लाई 1 के बराबर। इन दोनों मल्टीप्लाई की जब दोनों एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके बीच में जो सिंबल आएगा वो प्लस का आएगा। इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 4 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 1 के साथ, ठीक, और 3 की मल्टीप्लाई आपको 0 के साथ और 4 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 2 के साथ। और इस तरीके से इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर आपके लो 0 और यहाँ पर आपके लो 8 के बराबर। तो आपकी जो मैट्रिक्स हो जाएगी 4 4 10 और 8 के बराबर, जो कि आपकी सेम मैट्रिक्स नीचे आपको दे रखी है। अगर आपको इस तरीके से गुणा में कोई दिक्कत है तो मैं आपको एक और शॉर्टकट तरीका बता देता हूं। आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 1 और 0 और 2 के साथ। तो आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई आपको इसमें करनी है, तो इस वाली को रो को आप इसी तरीके से लिख लीजिए। मान लीजिए मैंने क्या करा है, इसको लिख लिया यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, क्योंकि ये एलिमेंट यहाँ आ गया और ये एलिमेंट यहाँ है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो 2 1 जा 2 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 2 2 जा 2 1 जा 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो 0 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 2 के बराबर। इसी तरीके के जब नेक्स्ट की मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू है किसके बराबर,
3 और 4। अब नेक्स्ट में हम यहाँ 3 लिख लेंगे और 4 लिख लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4, और यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ 0 और 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ 8, और तब भी आप सॉल्व कर लीजिए, आपकी वैल्यू आएगी सेम 2, 10 और 8। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक, अब देखिए आपको एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिलेंगे इसमें क्वेश्चन करने के लिए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि स्विच रो विद द कॉलम, जब भी आप रो को कॉलम में बदल देते हो तो हमेशा आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। इसको आप लिख सकते हो ए की पावर टी की फॉर्म में या ए की पावर डैश की फॉर्म में, किसी भी तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। बुक में आपको दोनों ही तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ए की पावर डैश और ए की पावर टी की फॉर्म में। जैसे कि आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4, तो ये आपके रो है, तो आप इसको लिख दीजिए 1 2 3 और 4। आपने रो को तो कॉलम बना लिया, इसका रो इसका कॉलम, और ये हो जाएगा आपका ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स ए का। इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलने पर आपको स्विच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 पार्ट में आपको मिलेंगे स्क्यू मैट्रिक्स और समेट्रिक्स, बस समेट्रिक ऑफ स्क्यू समेट्रिक्स। उसकी कंडीशन क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको सम्मित आव्यूह और विसम्मित आव्यूह। मैट्रिक्स का मतलब आव्यूह, ये भी आव्यूह और ये भी आपकी वैल्यू आव्यूह के बराबर। इसमें क्या होता है, जब भी आपकी ए की कंडीशन ए की पावर टी दोनों बराबर हो, मतलब किसी ऐसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम ए के बराबर हो जाए, उस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगी, उसे बोलते हैं सम्मित आव्यूह। जैसे कि 2 3 3 और 4, इसका आप ट्रांसपोज निकालिए। ए बराबर ये दे रखा है, हमने निकाला इसका ट्रांसपोज ए की पावर टी या ए की पावर डैश, तो रो को कॉलम में बदलिए, कॉलम को रो में बदल लिए, तो आपने देखा इसका ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स मेरी सेम रही, बदलाव नहीं हुए। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, समेट्रिक्स, मतलब सम्मित आव्यूह बोल देते हैं। नेक्स्ट में स्क्यू समेट्रिक्स में जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो माइनस के बराबर हो जानी चाहिए। जैसे ए की वैल्यू आपको दे रखी है 0 2 माइनस के 2 और 0, अब आप इसका ट्रांसपोज निकालिए तो वो बराबर हो जाएगा 0 माइनस के 2 2 और 0 के बराबर। और अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले लें तो आपकी वैल्यू 0 प्लस के 2 माइनस के 2 और 0 के बराबर, और ये जो वैल्यू थी आपकी किसके बराबर थी, ए के बराबर। तो कहने मतलब है ए की वैल्यू आपकी माइनस के ए के बराबर हो गया ट्रांसपोज, और उस कंडीशन में आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको विसम्मित आव्यूह आप बोल सकते हैं। और देखिए इस कंडीशन को आप ऐसे नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से कंडीशन बिल्कुल ठीक है आपकी। नेक्स्ट में अब नेक्स्ट में 7 आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, मतलब इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह। आपको कभी भी ए की मल्टीप्लाई जब आई के साथ करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने पीछे बताई थी, उसमें डिनोटेड आपको आई से करते हैं, हमेशा इसकी वैल्यू इसके बराबर और इसकी वैल्यू इसके बराबर बराबर आपकी ये मैट्रिक्स ए के बराबर होगी। मतलब क्या है इसका, क्योंकि ये आपका बहुत काम आएंगे जब आप इसमें क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये चीज आपकी बहुत यूजफुल होगी। क्या ए की वैल्यू आई के बराबर होगी और आई की वैल्यू ए के बराबर होगी और ये वैल्यू ए के बराबर। क्या मतलब मैट्रिक्स ए में आपकी कोई भी मैट्रिक्स ए दे रखी है, जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 3 2 2 1 5, और इसके साथ आप आई की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो बिल्कुल क्या होगी, सेम टू सेम आपको मिल जाएगी। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम पद आपको मिलेंगे, मल्टीप्लाई का वही रूल है जो मैंने आपको पीछे बताया, ठीक। तो मतलब सेम आपकी रहती है, जैसे कि आपको ए बराबर ये दे रखा है, आई बराबर ये दे रखा है, तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 1 2 4, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 1 0 0 और 1 के साथ, ये रो ये कॉलम, तो यहाँ पर 1 प्लस में इसकी वैल्यू इसके साथ गई तो 0 के बराबर, जहां पर आपकी वैल्यू 1 0 प्लस में 2 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 3 प्लस में 0 के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करी तो 4 0 प्लस में 4 के बराबर।
देखिए वो कैंसिल हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें 4 की मल्टीप्लाई आप 1 के साथ कीजिए, यहाँ पर 4 के साथ। तो आपकी जो मैट्रिक्स हो गई यहाँ पर 1 2 3 और 4, और जो कि आपके 1 के बराबर थी, मतलब ये आपकी ए की वैल्यू थी, यहाँ पर ये आपकी आई की वैल्यू थी। मैंने दोनों की जब मल्टीप्लाई करी तब भी मुझे मैट्रिक्स सेम ही मिली। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो ये वैल्यू है, मैंने प्रूव कर दी कि ये वैल्यू हमेशा आपकी बराबर में हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे कर चलते हैं। अब देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके जो पेपर में कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आता है, और वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा, जो कि आपके 7 या 8 नंबर का आपको क्वेश्चन एग्जाम में आपके मिल जाता है। और इसमें आपको इजीली सभी तरीके जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको ए इनवर्स का मतलब क्या होता है कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, और ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स माइनस के सॉरी ए के बराबर, और ये आइडेंटिटी के बराबर। जब आप ए की मल्टीप्लाई ए के इनवर्स के साथ करेंगे तो वो हमेशा कैसी मैट्रिक्स बनाएंगे, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो आपकी बना देंगी। और ये आपकी ए इनवर्स बोल देते हैं, इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ए इनवर्स। यहाँ पे इनवर्स मैट्रिक्स के नाम से आप इनको जानते हैं। नेक्स्ट में आपकी एक कंडीशन जरूर ध्यान रखनी है इनवर्स मैट्रिक्स की, कि कभी भी उसकी जो डिटर्मिनेशन है, मतलब डिटर्मिनेशन मतलब मैट्रिक्स इसकी कभी भी आपके 0 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि 0 वाली मैट्रिक्स के आप कभी भी डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते, और वो आपके 0 के बराबर होने पर आपको उसका इनवर्स निकालने में परेशानी होगी, वो आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, जैसे मान लो 0 की मल्टीप्लाई आप 0 के साथ कर देते हैं, तो वो तो आपको पता है 0 हो जाएगा, तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा इनवर्स हुआ या नहीं हुआ। तो इसका कंडीशन ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए, इसको पढ़ेंगे आप, डिटर्मिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। कि आपकी जो डिटर्मिनेशन दे रखी है ना, जो भी आपकी मैट्रिक्स दे रखी है, उसके सभी एलिमेंट कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट में अब आपको इसको जो इनवर्स मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका है, आपको मिलेंगे 3 मैट्रिक्स, एक को ए मानना, एक को एक्स मानना, एक को मानना बी। तो यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स बराबर जब इसको इधर ले जाएंगे तो ए का इनवर्स बराबर आपके पास हो जाएगी बी के बराबर। ठीक है, इसके थ्रू आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे मल्टीप्लाई कर दें तो इनके बीच में मल्टीप्लाई माना जाएगा, और उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और इस तरीके काफी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। और देखिए आपको एक चीज बेसिक से मैं एक और चीज बता देता हूँ, कभी भी आप 2 की मतलब मैट्रिक्स आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है और बी मैट्रिक्स दे रखी है, जो कि आपकी 2x2 है, और ये मैट्रिक्स आपकी 2x2 है। तो आप इनकी मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हो, क्योंकि 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 2x2 में इजीली हो जाएगी। सबसे पहली बात आपकी ये ध्यान रखना, ए और बी की वैल्यू और बी और ए की वैल्यू अलग भी हो सकती है, अलग हो सकती है। किसी किसी मैट्रिक्स में आपकी सेम भी हो जाती है, और किसी किसी मैट्रिक्स में आपकी अलग भी हो सकती है। एक आपको एक चीज और बताना है मुझको, कि मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए दे रखी है 2 3 4 और 5 के बराबर, और बी बराबर जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है 2 4 3 5 4 और 6 के बराबर। अब इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है, और आप इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो रो 2 है इसमें, कॉलम आपके 3 है। ठीक है, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये आपकी 2x3 की मैट्रिक्स है। अब इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं, ये भी आपको जरूरी है जानना। तो देखिए हमेशा आपको तरीका क्या होता है कि मैट्रिक्स ए मतलब मैट्रिक्स फर्स्ट और मैट्रिक्स सेकंड, दोनों का ऑर्डर लिख लीजिए। जैसे आपके पास है इसका मैट्रिक्स फर्स्ट का 2x2, इसका आपके पास 2x3। पहले आप रो लिखेंगे, उसके बाद कॉलम लिखेंगे, पहले आप रो लिखेंगे, उसके बाद कॉलम लिखेंगे। तो आपके ये दोनों अगर मैच खाते हैं, मतलब इसका कॉलम इसके रो के साथ मैच खाता है, तब तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी, मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी। अगर मान लीजिए ये मल्टीप्लाई अगर मतलब ये दोनों आपके बराबर नहीं होती है वैल्यू, तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, और हम सीधे लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई इसकी गुणा संभव नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट में ये वीडियो आपकी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, और आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 उसको कंप्लीट कराएंगे, और आप अच्छे से बने रहे वीडियो पर। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो इजीली आप हमसे संपर्क कीजिए टेलीग्राम चैनल पर, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।